तो वेलकम एवरीवन। आज हमारा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिन्होंने who has fought through his disease and come out as a winner। और उनसे जब भी मैं बात करता हूँ, अभी हालांकि मैं उनसे रिसेंटली मेरी बातचीत शुरू हुई है, और लेकिन ऐसे लगता ही नहीं है कि आई हैव मीन ही इज स्ट्रेंजर टू मी। ही लुक्स लाइक साउंड्स लाइक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, या पुराने दोस्त की तरह हमेशा बात करते हैं। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर हरीश। ही इज फ्रॉम देहरादून। तो डॉक्टर हरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मानस जी, थैंक यू। और बताएं कैसे हैं सर? ठीक है, आप बताइए कैसे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके बात करके, जी वर्चुअल जी। मोड में ही सही। और हाँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, इसके मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हमारे साथी जितने भी हैं इससे बेनिफिट हो उनको। जी जी। थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू। चलिए फिर आपकी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं, और आप जी। गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कहाँ से हैं? मैं मानस जी अभी देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। और मुझे करीब 20 साल से मैं सर्विस में हूँ। ओके। और अभी जो मेरी लाइफ स्टाइल है, नॉर्मल जैसे एज यूजुअल एक सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉय की होती है, उस तरह की है। और जैसा कि आपने बताया कि डिजीज से संबंधित हम जो बातें आज करेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, तो उसके बारे में मैं अपना अनुभव आज शेयर करूंगा आपके साथ, किस तरह का जी, रहा, किस तरह की जर्नी है। जी। सो नाइस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि सर, ये आपको कब हुई थी पहली बार आपको ये डिसीज? जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो प्रोफेशन थोड़ा साइंटिफिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड है। तो मैंने कोई ज्यादा कभी इस तरह को ऑब्जर्व नहीं किया कि मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मुझे ध्यान नहीं आता कि कभी मेरी कोई पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही हो। और 2020 जब कोविड का फेज चल रहा था, बहुत टफ फेज था। अ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, पूरे सोसाइटी में था। और हम लोग भी ऑफिस से ऑफ थे और लॉकडाउन का समय था। तो करीब मुझे ध्यान आ रहा है कि मई के मंथ में 2020 में मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे कुछ डायरिया का कुछ सिम्टम आ रहा है। और तो शुरू में मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मल डायरिया होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा उस तो लोग खाना वाना बहुत सारा बना रहे थे घर में, राइट। तो हमें भी थोड़ा बहुत कभी ऐसा लगता था कि हाँ, खाना थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या था कि वो लॉकडाउन का समय था। और जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि खाना कोई डिस्टर्ब नहीं था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मुझे डायरिया का प्रॉब्लम हुआ। एंड उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। मेरा एएमओ है, ही जे एमडी फिजिशियन है। तो उन्होंने बोला कोई बात आपको नहीं, ऐसा करते हैं। जी आपको सर, एक यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जी लोगों की जैसे ज्यादातर ये धारणा होती है, पीपल हैव दिस फीलिंग दैट जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं दे आर मच मोर रिलैक्स्ड, और एक सेट शेड्यूल होता है उनका। और हम्म। जैसे प्राइवेट जॉब में होता है, बहुत एक्स्ट्रा आवर्स नहीं होते। तो क्या उसके बावजूद भी ये होना थोड़ा सा देखिए, नहीं एक्चुअली क्या है, इसको डेफिनेटली स्ट्रेस से लोग जोड़ते हैं कि स्ट्रेस में होता है स्ट्रेस। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। लेकिन मुझे वाकई जॉब से रिलेटेड कोई स्ट्रेस नहीं था, ये तो मैं आपको 100% श्योर था। और फैमिली में भी ऐसा कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन मुझे ऐसी सिग्निफिकेंट नहीं थी। बट ये था, कोविड का समय था, थोड़ा डर का माहौल था, या अननोन एक फियर भी हो सकता है, माइंड में कुछ रहा हो। थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्ट्रेस रहा हो। बट मैं कोई ऐसा मेजर तो नहीं बोल पाऊँ कि ऐसा कोई मेजर था। लेकिन okay। डायरिया का सिम्टम आया था, ये कंफर्म है। लेकिन मानस जी, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा डाउट है कि मैंने कहीं बाहर करीब खाना खाया था, जहां पर ओके। कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड मैंने ऐसा कुछ खाया था करीब 6 महीने पहले, सिम्टम से 6 महीने पहले। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी पेट में। और उसके बाद जब कुछ दवाइयां ली थी, कुछ कंट्रोल हुआ था, लेकिन अप एंड डाउन चल रहा था, ये तो मैं श्योर हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो दवाइयाँ, सकता है उसका भी लिंक। तो दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स थी या नॉर्मल थी? दवाइयां तो बहुत लाइट एंटीबायोटिक जो होती हैं, नॉर्मल जो होती है, डॉक्टर जो देते हैं वही थी। वो इन्फेक्शन के लिए ही मुझे ट्रीट किया गया था शुरू में। लेकिन वो क्या था कि कभी डिस्टर्ब होता था, कभी डिस्टर्ब नहीं होता था, ये चलता रहता था। लेकिन मई के मंथ में क्या सडनली मुझे लगा कि ये जो है बहुत सीवियरली हो रहा है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा परेशान तो हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जून 15 तक 16 तक वो जो है सीवियरिटी बढ़ती गई। और मेरा ब्रदर डॉक्टर है, इज इन यूएस।
तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि भैया कोविड है, कहीं जाना नहीं है, हॉस्पिटल को थोड़ा सा इग्नोर करो, मैं यहीं से ट्रीट कर देते हैं, कुछ मेडिसिन दे देते हैं। बट सर हुआ नहीं कुछ उससे। ओके। पूरा फाइट किया, कुछ हुआ नहीं। 1 महीने तक हम लोगों ने मैंने काफी स्ट्रगल किया उसके लिए। देन आफ्टर करीब 2-3 वीक के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गया। ओके जी। तो जब ब्लीडिंग तो यही स्टार्ट हुई रहा। तो हाँ ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद यू मस्ट हैव बीन अलार्म, कि आपको लगा होगा कि नहीं हाँ, धीरे ब्लीडिंग के बाद क्या हुआ, फिर मैंने काफी पैथोलॉजी टेस्ट किए, क्योंकि डॉक्टर घर में ही था, तो जो जो डॉक्टर ने बताया वो करते रहे। बट फाइनली बिकॉज ही इज ऑल्सो नॉट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनका जो है, ही इज ए फिजिशियन प्लस इज ए क्रिटिकल केयर का डॉक्टर है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नाउ यू हैव टू गो टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो देन आई अप्रोच टू मैक्स हॉस्पिटल इन देहरादून। सो डॉक्टर मयंक गुप्ता हैं वहाँ पर, ही इज ए वेरी यंग डॉक्टर, एंड फॉर्चुनेटली ही वाज नोन टू मी। तो सबसे पहले डॉक्टर ने भी ये बोला कि भाई देखो, लास्ट 1 मंथ से आप फाइट कर रहे हो, देयर इज सम प्रॉब्लम्स आर देयर, तो मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दूंगा, एंड पहले मैं इसको डायग्नोसिस बनाऊंगा, जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगी तब तक मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता। एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस इज वेरी साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमने प्लान किया कोलोनोस्कोपी के लिए, एंड फर्स्ट कोलोनोस्कोपी में ही उनको मालूम चल गया था कि इट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंड देन इट वाज कंफर्म बाय बायोप्सी, ऑफ कोर्स एज पर द प्रोसीजर। एंड वो सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि इट्स अराउंड 25 सेंटीमीटर तक आपका स्प्रेडिंग हो चुका है। And I think he has written around stage 3 or something, some level was Mayo Clinic का मैंने कुछ पढ़ा वो था। है वो। जी हाँ, स्टेज हाँ 3 जी, बोला। स्टेज 3 कुछ उसने मेंशन किया था। So that was a initial diagnosis of the disease actually. तो how was your reaction? What was your reaction of you and your family? No reaction actually, कोई हमारे लिए थोड़ा सा कुछ शुरू में तो हम परेशान हुए थे, बट सिंस ब्रदर साथ में थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये डिजीज क्या है, पूरा एक्सप्लेन किया, एंड डॉक्टर ने भी बहुत साइंटिफिक वे से मुझे एक्सप्लेन किया, और मैंने भी काफी इस पर रिसर्च किया। तो फाइनली मुझे लगा कि ये डिजीज जो है, एक डिजीज तो मैं पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये कोई डिजीज भी हो सकती है। मुझे लग रहा था कि ये मुझे मतलब नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं कर पाया शुरू में। रीजन क्या था, मेरा लाइफ बहुत डिसिप्लिन है, मैं बहुत करीब 15 साल से योगा प्रैक्टिस करता हूँ, प्रॉपर वॉक करता हूँ, एवरीथिंग आई मेंटेन, बट सडनली डिजीज आ गई, तो इट वाज ए शॉकिंग फॉर मी। तो रिएक्शन मिक्स था, थोड़ा वरी था, वाइफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी थोड़ा सा था वरी कि भी क्या हो गया, बट फॉर्चुनेटली इट वाज कंट्रोल्ड विद इन 1 वीक। जो डॉक्टर ने दिया मुझे, जो उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ही बताई कि इसमें टेबलेट का जो है ज्यादा काम नहीं करेगी, इसमें आपको जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लेने होंगे। उसके लिए जो पेंटासा का जो ब्रांड है, उन्होंने उसको मुझे सजेस्ट किया था। आई रिमेम्बर अराउंड 4 ग्राम पर डे आई वाज टेकिंग इनिशियली। तो 3-4 मंथ के लिए उन्होंने ट्रीट किया, तो उसमें मेरे ख्याल से 1 वीक के बाद ही मैं नॉर्मल आ गया था। आई वाज नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि ब्लीडिंग बंद हो गई थी? ब्लीडिंग बंद हो गई थी, एंड मोशन का जो फ्रीक्वेंसी था, इट वाज अराउंड इनिशियली 5 to 6 टाइम इन ए डे, बट वो करीब मेरे ख्याल से 1 और 2 में आ गया था, करीब 1 वीक में। तो ब्लीडिंग बंद हो गई थी, एनीमा में यूज कर रहा था, एंड आफ्टर 3 मंथ जो है रिपीट कोलोनोस्कोपी की मैंने, एंड उसमें ही टोल्ड कि करीब 50% इज नाउ ओके, कि आपका अभी केवल पैचेस में रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मानस जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब अपना खुद इसमें रिसर्च किया, इनफैक्ट मैंने काफी लोगों से कांटेक्ट किया, सर्वे भी किया, और मैंने बहुत सारे पेपर इसमें पढ़े कि ये डिजीज क्या आपने है, बताया था तो मुझे, मुझे आपने लगा काफी, हाँ, कि क्योंकि यू हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड और यू आर मैन या इनटू दिस थिंग, तो आपने काफी यस, इसको एक्सटेंसिव रिसर्च किया, आपने बताया था मुझे। बहुत मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया, और मुझे ये समझ में आ गया, मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेद, तीनों पैथी का मैंने रिसर्च किया, और मुझे समझ में आया कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है, किसी पैथी के पास नहीं है, तो कंफर्म है। और इसका रीजन भी नोन नहीं है कि ये क्यों होता है। कहीं पर कहते हैं कि भाई हेरिडिटी है, कहीं पर कहते हैं कि बाहर का इन्फेक्शन, देयर आर सो मेनी थ्योरीज। तो फाइनली डॉक्टर ने भी मुझे ये बताया कि इसको आपको कंट्रोल रखना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। और ट्रीटमेंट का जो हमको बताया गया, जो समझ में आया कि जब भी आपको ये सिम्टम आते हैं, सबसे पहले यू हैव टू ट्रीट योर अल्सर। आपको ये करना है कि अल्सर में जो है आपके घाव हैं, जितनी जल्दी आप मतलब सही कर सकें, उसके बाद जो है आपको रेस्ट आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया, एंड आई इन्फॉर्म टू माय डॉक्टर आल्सो कि आई एम गोइंग टू आयुर्वेद आल्सो, बिकॉज सब कुछ रीड करने के बाद मुझे लगा कि आयुर्वेद अगर मैं पैरेलल करूं तो शायद मुझे कुछ फायदा होगा। तो मैंने एलोपैथी एंड आयुर्वेद ट्रीटमेंट दोनों साथ कंटिन्यू स्टार्ट किया। ओके ओके। और करीब 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊं कि मेरा अल्सर 95% हील हो गया।
वाओ। एंड इसमें मैंने एक तो क्योंकि एलोपैथी ने डाइट कंट्रोल पर मुझे कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं दी थी, आयुर्वेद ने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी डाइट कंट्रोल से। तो मैंने मेरा जो समझ थी, उसने कहा कि डाइट तो डेफिनेटली इसमें कंट्रोल मतलब करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे उसकी तो मैंने काफी लिस्ट भी बनाई थी, क्या खाना क्या नहीं खाना है। समराइज में बताऊं आपको कि मुझे हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी थी, हाई फाइबर नहीं लेना था, मुझे डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना था, और मुझे नॉन वेजिटेरियन में मटन एंड फिश स्ट्रिक्टली मुझे डॉक्टर ने मना किया। तो मैंने पूरा अपना चार्ट बनाया और उसको फॉलो किया। और उसके साथ साथ जो है आयुर्वेद में जो मेडिसिन जो दी थी, अब मैं पूरा लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसके साथ एक चीज उन्होंने मुझे समझ में आई, जो मेरा खुद का रिसर्च कहता है कि जो बेल का फ्रूट है, बेल का फ्रूट अगर आप प्रॉपर ढंग से कंज्यूम करते हैं, इस डिजीज में काफी इफेक्टिव। और तो मैंने सब कुछ ये ट्रीटमेंट पैरेलल चलाया, मेरे ख्याल से मैंने उसमें एकदम अटैक किया ट्रीट की मतलब डिजीज की ओर। एंड 8 मंथ तक मुझे कोई सिम्टम नहीं रहा, आई वाज विदाउट एनी सिम्टम, क्योंकि मेडिसिन में कंटिन्यू कर रहा था। शुरू में 4 ग्राम मेसालामाइन था, देन 3 ग्राम, देन 2 ग्राम। एंड आयुर्वेद भी मैंने केवल 4 to 5 मंथ का ट्रीटमेंट लिया था। 8 to 9 मंथ तक मैं आई वाज कंप्लीटली सिम्टम फ्री। देन 9 मंथ के बाद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये थी कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड मुझसे स्ट्रिक्टली मना किया गया था, देन मैंने कहीं पर खा लिया, स्पेशली मटन खा लिया। अगले दिन मैंने पनीर भी कंज्यूम किया, और मुझे लगता है उसके बाद फिर मुझे डायरिया के सिम्टम आई, और बहुत हल्का सा ब्लड भी दिखाने लगा। Then immediately again I rushed to the hospital, मैक्स हॉस्पिटल में गया, then again कोलोनोस्कोपी किया। then I understand कि मेरा जो करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास again it was visible। सेकेंड टाइम। तो उस वक्त डॉक्टर ने बोला कि नॉट टू वरी, सिंस अगर दोबारा अगर आया भी है, नथिंग टू वरी। तो वही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया दोबारा, वही आयुर्वेद, वही एलोपैथी। विद इन 2-3 मंथ अगेन रिपीट मैंने कोलोनोस्कोपी किया, इट वाज कंप्लीटली हील्ड, नो सिम्टम, नथिंग। तो उसके बाद मैं आज 2 साल लगभग हो गए मुझे, अभी परफेक्टली फाइन, कोई सुन। तो प्रिकॉशन वगैरह अलग से कुछ ले रहे हैं, और या जो पहले से लाइफस्टाइल थी, आपने जैसे पहले बताया कि आपकी लाइफस्टाइल वैसे भी काफी डिसिप्लिन थी, तो यू आर मेंटेनिंग सेम डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, और यू हैव एडेड समथिंग न्यू? डेफिनेटली आई एम मेंटेनिंग सेम डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। इनफैक्ट मैंने एक्यूप्रेशर एंड योगा का स्पेशल जो कोलन के लिए एक्सरसाइज है वो अपनी योगा में ऐड की है, और उन एक्सरसाइज से मैं करीब, मुझे लगता है कि काफी मुझे बेनिफिट होता है। और प्लस उसके साथ साथ मैंने जो फूड हैबिट थी वो कंप्लीटली चेंज कर, फूड हैबिट में लाइट खाना थोड़ा बताएं। और आपने क्या किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की भी सलाह ली, कंसल्टेशन किया, या अपने हिसाब से ही? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे मैंने जो अपना एक प्लान बनाया, और उस प्लान को मैंने अपने डॉक्टर से कंफर्म करवाया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, इट ओके। एंड इनफैक्ट आयुर्वेद डॉक्टर वाज वेरी हैप्पी कि आपने इतना नॉलेज इसमें गेन कर लिया है। इनफैक्ट ही वाज आस्किंग मी कि आप पूरा एक्सपीरियंस मुझे लिख के दो। सो मैंने अपना डाइट प्लान बनाया, और आज की डेट में मैं ऐसा कोई चीज नहीं खाता जिससे मुझे मतलब परेशानी हो सकती है। ओके। एंड व्हाट अबाउट नॉनवेज? और क्या नाम है, नॉनवेज का मैं बड़ा शौकीन था नॉनवेज का, तो वो तो मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया है। कभी कभी मैं केवल चिकन सूप में लेता हूँ, बाकी मैं अवॉइड करता हूँ नॉनवेज। व्हाट अबाउट द अल्कोहल कंजम्पशन, वो लेते हैं? अल्कोहल कंजम्पशन, यस, एक्चुअली ये अल्कोहल का भी मैंने स्टडी किया था, इसमें क्या लिंक है। जो मेरे समझ में आया, जिस वक्त आपके अल्सर एक्टिव है उस वक्त तो अल्कोहल इज लाइक ए पॉइजन, व्हाट आई अंडरस्टैंड। और बाकी समय में जनरली किसी भी डॉक्टर ने मुझे कोई ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं दी है इसमें, लेकिन मैं कंज्यूम नहीं करता। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अल्कोहल नहीं लेता, और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जब एक्टिव फेज में है तो उस वक्त ये आपको इरिटेट कर सकता है। ओके। तो समराइज अगर हम करें, तो आपने जब पहला आपका डायग्नोसिस हुआ था, और उस डायग्नोसिस से लेके कितने महीने में आप रिमिशन में आ गए? आपने बताया था मुझे, बट आई एम स्टिल। यस, एक्चुअली रिमिशन में अगर आप बोले तो मैं 3 मंथ में लगभग आ गया था। क्लिनिकल रिमिशन आपका आ गया था? हाँ, क्लिनिकल था, नॉट एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो रिमिशन मेरा कंफर्म हुआ था, इट वाज अबाउट, अगर मैं कहूँ करीब 7 to 8 मंथ के बाद।
एंडोस्कोपिक भी हो गया था 7 to 8 मंथ, यानी टोटल हाँ, आप 7 to 8 मंथ से यू गॉट ऑलराइट। हाँ, वो होने के बाद फिर वो कुछ महीनों के बाद दोबारा मुझे सिम्टम आए थे, लेकिन हाँ, उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था करीब 5 मंथ के बाद, जब मैंने दोबारा 4th टाइम जब कोलोनोस्कोपी किया तो इट वाज कंफर्म एज एंडोस्कोपिक रिमिशन आल्सो। उसके बाद कोई सिम्टम मुझे कभी नहीं आया। ओके, तो बेसिकली लास्ट जो 2 मेरे मंथ से, या हाँ हाँ आप प्लीज बोले, लास्ट 2 मैं मंथ। बोल रहा था कि लास्ट 2 ईयर से मैं कंप्लीटली क्लिनिकल एंड एंडोस्कोपिक जो रिमिशन में हूँ अभी। फ्यूचर मुझे वाह। मालूम है कि ये दोबारा आएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है, ये तो दोबारा आनी है। लेकिन अभी डॉक्टर का ये कहना है कि मेरे से कि जितना भी हो सके आप इसको दबा के रखें। तो व्हाई डू यू थिंक ये दोबारा आएगी जब आप सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, यस, मेंटेन कर रहे हैं? नहीं देखिए मानस जी, ऐसा है जो साइंटिफिक एविडेंस है हम उसको कभी भी ऐसे अपने उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पूरा हिस्ट्री लोगों की पढ़ें और जो एलोपैथी में जो रिसर्च पेपर हैं उसमें ऐसा हुआ लोगों को 10 साल बाद भी आई। अब हालांकि रीजन तो इसका नोन किसी को पता है नहीं, वो हमको लगता है कि शायद हमारे खाना कंट्रोल करने से, लाइफस्टाइल कंट्रोल करने से नहीं आएगा, और हो सकता ना भी आए, जरूरी नहीं है ऐसा हो। क्योंकि डॉक्टर का भी कहना है कि अगर जब तक मैं आपकी मेडिसिन तब तक नहीं छुड़ाऊंगा जब तक कम से कम 3 साल आपको ना हो जाए। तो मैं अभी भी वही मेसालामाइन जो है करीब आपका 1200 mg का जो टेबलेट आता है उसको 2 टेबलेट अभी ले रहा हूँ। ओके, कोई सिम्टम नहीं है, बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप छोड़ेंगे नहीं 3 साल तक। आफ्टर 3 years ही टोल्ड कि ही विल अगेन रिव्यू इट, देन दे विल टेक सम डिसीजन। ओके, तो सिर्फ मेसालामाइन लेते हैं, साथ में फोलवाइट या कुछ और भी ऐड हाँ, करते हैं? फॉलबाइट तो है ही, क्योंकि रीजन क्या है वो तो पता ही, आपका साइड इफेक्ट तो मेसालामाइन का वही है कि वो प्लेटलेट को डाउन करता है। और उसके साथ साथ मैं हर 6 मंथ में कुछ पैथोलॉजी टेस्ट है उनको भी करता हूँ, जिसमें प्लेटलेट काउंट है या आपका सीआरपी है, शायद तो स्टैंडर्ड टेस्ट है डॉक्टर के, तो 6 मंथ में उसको रिपीट कर लेते हैं। तो आई एम मेंटेनिंग एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बेसिकली अगर हम देखें आपकी पूरी स्टोरी में, जो मुझे समझ आया आपके बताने से, एंड यू आल्सो सेड दैट द ट्रिगर कुड हैव बीन द या फूड, जो बाहर का खाना खाया, क्योंकि दोनों बार मुझे लगता है कि उसी से पहली बार भी हुआ और दूसरी बार जी उसी से रिलैप्स भी हुआ है, जी तो जी। दैट वी कैन से। तो डाइट का लिंक तो इसमें 100% मुझे लगता है कि है। और वैसे भी अगर आप देखें है ना, जब भी हम खाना जब खाते हैं, एक जनरल भी अंडरस्टैंडिंग बताए, अगर हमारा डायरिया हो जाता है और हम उसको ट्रीट नहीं करते तो डिसेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार लोगों का देखा कि भाई डायरिया के बाद भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक तो खाने से है ही इसका, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं। लेकिन खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको सूट नहीं कर रहा, वो मुझे लगता है हर पेशेंट को अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए। और इसमें कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट तो अभी अवेलेबल तो कहीं है। कई बोलते हैं कि उनको नॉन वेज जो है सूट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बोलते हैं कि नहीं उनको नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सबको अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए और लाइफस्टाइल का रोल है और उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत बड़े आपने एडवाइस दी, और मतलब ये तो मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि आपको जिस चीज से आपको लग रहा है कि आपको रिएक्शन हो रहा है तो उसकी आप लिस्ट बनाइए, सो दैट जी, यू वुड नो कि इन फ्यूचर मुझे इसको खाना है या नहीं खाना है, या मॉडरेट तरीके या से खाना है। यस। तो ये बहुत बढ़िया आपने एडवाइस दी। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किसी भी यूसी पेशेंट को जो कि सफर कर रहा है, परेशान है, उसको आप क्या वो देंगे, एडवाइस देंगे अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, एडवाइस तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं एक जस्ट जनरल अपना जनरल एक्सपीरियंस जनरल जी। जनरल एडवाइस। जनरल मेरा व्यू ये है सर कि अगर आपको कोई भी डिजीज होती है, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो हमको एक्सेप्ट करना है कि ये हमको हमको है, डिजीज है हम। उसके बाद ही मुझे अपना एक्शन बनाना है कि मुझे लाइफ कैसे जीनी। अब उसके साथ ही जीना है आपको, तो वो एक्सेप्टेंस हमारे पास आ जाएगी तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा। क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा तो इस डिजीज से आ जाएगा कि हमको डिजीज हो गई, इसका स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस तो लेना नहीं लाइफ में। और दूसरा, अपनी जो फूड हैबिट है उसको डेफिनेटली हमको चेंज करना होगा जहाँ भी अगर कुछ मिस्टेक हो रही है। और दूसरा, कुछ नेचुरल जो तरीके हैं, जैसे मैंने बेल का फ्रूट में बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको एक बार जरूर ट्राई करें। और बेल के फ्रूट को कैसे उसको कंज्यूम करना है, आपको कई वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और मैंने भी कई वीडियो एक दो बना के डाली है कि लोगों को किस तरह से इसको यूज करना है। काफी इफेक्टिव। और उसका उसका यूज हम रेगुलर करें। जनरली नॉर्थ इंडिया में तो मार्च से मिलना स्टार्ट हो जाता है, साउथ इंडिया में तो पहले भी मिलता है। तो उसको कंज्यूम करें और बाकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, और इसमें परेशान ना हो और पैनिक ना बनाएं। और जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप अपने अल्सर को हील करने की कोशिश करें।
अपने ब्लड को कंट्रोल करें कि ब्लीडिंग होगी तो बाकी और कॉम्प्लिकेशंस भी बॉडी में आएंगी, उसको हील करें, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। और जहां तक ये एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, 3 पैथी का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं होम्योपैथी डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली समझाया, इज ए वेरी सीनियर डॉक्टर, कि होम्योपैथी में कोई क्लियर कट इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन 10% पेशेंट को वहां भी फायदा होता है। 10% पेशेंट। एलोपैथी कहता है कि हम उसको कंट्रोल तो कर देंगे लेकिन ट्रीटमेंट क्योर नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। आयुर्वेद क्लेम करता है कि मैं जो है उसको फुल ट्रीटमेंट कर दूंगा, लेकिन ये गारंटी वो भी नहीं देता कि दोबारा होगा या नहीं। तो इसका मतलब अगर आप नट्स में मिलाएं तो 100% ट्रीटमेंट तो कहीं नहीं है ना। तो लाइफ स्टाइल से कंट्रोल करिए और आप ठीक हो जाएंगे। कोई वैसा परेशान होने की बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी शुरू में गलतियां करी, जो अल्सर को ट्रीट नहीं किया या सीरियसली नहीं लिया, वो लोग बहुत परेशान, मुझे जो मेरा समझना है। ओके। क्योंकि अल्सर नहीं ट्रीट होगा तो बहुत परेशान करेगा। और आपको तो इतना लंबा एक्सपीरियंस, आप बेहतर उसको जानते हैं। और अल्सर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो ब्लीडिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो ब्लीडिंग से इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी मेरे ख्याल से वो सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए उनको। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और जब बिल्कुल ही होता है, जब बिल्कुल ही ब्लीडिंग होती है, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टिगेट कराते हैं। अदरवाइज हम सोचते हैं कि अगर डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आ भी गई तो हम उसको इग्नोर करते हैं। और हम, जैसे मेरे केस में तो मैं फैमिली डॉक्टर के पास चला गया था एंड आई कंटिन्यूड विद हिम फॉर 1 मंथ। और उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आई कैन नॉट ट्रीट इट नाउ, गो टू द स्पेशलिस्ट। तो हमारी समझ में आया कि अब तो वी कैन नॉट, वी हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट। तब हम गए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल। और दूसरा सर, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि इसमें सेल्फ मेडिकेशन तो कोई ना करे। ये डिजीज इतना सिंपल नहीं है कि आप स्वयं दवाई खा लें और उससे ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले रीजन मालूम करना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस बनानी चाहिए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंदर सुपरविजन में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। रीजन क्या है, अगर हम अपने मन से कुछ करेंगे, किसने कहा ये खा लो, किसने कहा वो खा लो, हम और कॉम्प्लिकेशंस अपने बॉडी के साथ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। इट्स लाइक अवर टेम्पल। एक्चुअली हमको उस तरह से ट्रीट करना है और उस तरह जो एक्सपर्ट है उनके पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट लें। इसलिए मैं कहीं पे कोई मेडिसिन का नाम ऐसा नहीं ले सकता कि कौन सी मेडिसिन अच्छी थी या कौन सी मैंने खाई थी। इनफैक्ट मैंने अपने ब्लॉग में भी नहीं लिखा इसको। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे सारा ध्यान है। हाँ, मैं लिख सकता हूँ, मेरे घर में खुद डॉक्टर है, मैं उनसे पूछ के भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है। जो एक्सपर्ट है वही बताएगा कि मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना और कैसे अपने को ट्रीट करवाना। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात, हाँ बहुत बहुत सही आपने बात करी और बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ यही, हम लोगों का जनरली यही टेंडेंसी होती है कि हम सेल्फ मेडिकेशन या इधर उधर से पूछ के और हम शुरू हो जाते हैं दवाइयाँ खाना। और हमारे इंडियन सिस्टम में तो हर घर में लोगों को लगता है कि वो डॉक्टर है या उनको सब पता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं होगा। जी। क्योंकि रिसर्च लोग कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर बता रहे थे कि नाउ देयर आर मेनी गुड न्यू मेडिसिन आर देयर फॉर दिस डिजीज। वो कह रहे हैं कि आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन यह है कि कंट्रोल करके हम उसको एक लेवल पर ला सकते हैं। बाकी तो फिर बॉडी को रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो बॉडी डिसाइड करेगी। तो कोई प्रोबायोटिक्स वगैरह आपने अलग से ऐड किया है लास्ट में? हाँ जी। एक्चुअली प्रोबायोटिक जो है मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जो दिया था, दैट लुक्स क्वाइट इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें कुछ प्रोबायोटिक पाउडर मुझे दिया था। इट वाज रियली वंडरफुल। मतलब करीब 4-5 दिन से बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। प्रोबायोटिक भी लिया था। बाकी एलोपैथी में कोई मेसालामाइन, फॉलवाइट और एनिमा और मे बी सपोजिटरीज, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई और मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है। मैंने यही दी थी। मतलब इसके ऊपर आपको स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत नहीं। इनफैक्ट मानस जी, मैं आपको इंटरेस्टिंग और बताऊंगा कि मेरे एक कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस पिछले 5-6 साल से था। एंड वो बहुत परेशान थी लेडी, एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान थी। उनका वेट मेरे ख्याल से 15 kg के आसपास डाउन भी हो गया। और वो कई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके अपने को दिखा रही थी और मेडिसिन भी ले रही थी और सब कुछ हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो उनको सही डॉक्टर मिल नहीं पा रहे थे। जब मैंने अपने डॉक्टर को रिकमेंड किया तो उन्होंने उसकी डोज जो चेंज करी, मेसालामाइन की जो डोज चेंज करी,
जो 6 साल से जो ट्रीट नहीं हो रहा था वो 3 महीने में उनको जो है इफेक्टिव हुआ। तो मुझे लगता है कि जो मेसालामाइन की जो डोज है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग, और यहीं पर एक्सपर्ट नॉलेज मेरे ख्याल से काम आता है कि मुझे कितनी डोज लेनी। कोई 2 ग्राम पर डे ले रहा है तो इफेक्टिव है, कई लोगों को 4 ग्राम पर डे में भी इफेक्टिव नहीं है। वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि मुझे कितनी डोज चाहिए, और डॉक्टर की एक्सपर्टीज यहीं पर काम आती है कि वो नहीं तो ट्रीटमेंट तो स्टैंडर्ड है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मेसालामाइन खानी है। तो यहीं पर है कि कितनी खानी है। तो मुझे लगा कि उनको जब डोज चेंज किया तो शी इज फाइन। इनफैक्ट शी वाज इन स्टेरॉइड आल्सो फॉर क्वाइट सम टाइम, अराउंड 4-5 मंथ के लिए। बट अभी मुझे जहां तक उनकी फीडबैक है कि शी इज वेरी मच फाइन, कोई इशू नहीं, अंडर कंट्रोल है। नाउ शी इज गेनिंग द वेट आल्सो। ग्रेट टू नो दैट। और आपका लास्ट सवाल मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको फैमिली में किसी को हिस्ट्री में नहीं था पहले कभी? जी नहीं, मेरी फैमिली में ना तो हिस्ट्री में था और ना मैंने इस डिजीज का कभी नाम सुना। ओके ओके। कोई सिम्टम किसने मेरे से बोला भी नहीं था कि उनको ऐसे कुछ सिम्टम भी होते। हाँ, मैंने सिर्फ कोलाइटिस का नाम सुना था, बट जब खुद को हुआ तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो मुझे भी नहीं पता लगा सर मैंने तो कोलाइटिस का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन अब हो गया तो क्या। आप जो है अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप लेते हैं मेडिसिन वगैरह? हाँ, मैं ले रहा हूँ, मैं बेसाकोल लेता हूँ एवरी डे। हाँ, 1.2 ग्राम विथ फुल वाइट, दैट इज ऑल। तो पिछले 2014 से मैं रिमिशन में ही हूँ। जी। बट मेरा रेमिशन तो मैंने बताया था आपको, एफएमटी फीकल मैटर ट्रांसप्लांट के थ्रू हुआ। तो काफी लोगों से मेरी बातचीत होती है इसी बारे में। तो जैसे आपको मेडिसिन से हो गया, मुझे मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही थी बियॉन्ड अ पॉइंट, आफ्टर अ टाइम। तो स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेशन सब खा के किसी से आराम नहीं हुआ, ना ही एलोपैथिक ना ही आयुर्वेदिक कुछ काम नहीं किया। फाइनली एफएमटी ने काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप हिम्मत मत हारिए किसी भी चीज से, हर चीज आप ट्राई करते रहिए, डोंट गिव अप। आपको कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी दवाई काम कर जाए उस पर किसी को मालूम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है और आपको ट्राई करते रहना है, बट ऑलवेज गो टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम ऑलवेज गो टू द स्पेशलिस्ट, ऑलवेज गो टू द एक्सपर्ट। इधर उधर से जानकारी लेके गूगल पे, इंटरनेट पे मत अपना देख के शुरू हो जाइए। ऑलवेज मीट द एक्सपर्ट एंड देन एज सुन एज पॉसिबल। इनफैक्ट अगर अल्सर या ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत बिना देर किए हुए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके मिले अच्छे हॉस्पिटल में, वो आपको गाइड करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो कोई मेडिसिन या कोई दवाई नहीं आपको बता रहे हैं, और ना ही किसी को बताना चाहिए, डिस्पाइट him having good result with all the medicines including Ayurvedic. So Dr. Saab, it was very nice talking to you. Thank you so much for your precious time. Or thank you. we wish and pray that you keep your health and wealth, everything in very good order. और हम आप ऐसे लोगों को इंस्पायर करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। यू आल्सो प्लीज टेक केयर एंड सबको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है लाइफ में, और एक दूसरे की मदद करते रहे हम लोग। और जो भी प्रॉब्लम है इससे फाइट तो करना सबको ही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेक्शन, और आपने इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी लोग को एजुकेट कर रहे हैं। सो नाइस टू नोट दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू मानस जी। ओके।